नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात की खबर से शुरू हुई। सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि पुराने राजेंद्र नगर के एक मकान में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है। हत्यारों ने एक प्रॉपर्टी डीलर समेत पत्नी और बेटे की हत्या कर दी है। हत्या का पता उस वक्त लगा जब घर में काम करने वाली आई। उसने शव को देखा और हल्ला मचाया। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पति पत्नी और बेटे का कत्ल। दिल्ली के राजेंद्र नगर के इसी इमारत में ट्रिपल मर्डर ने सनसनी फैला दी। हत्यारों ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। घर के अंदर ही पति पत्नी और उसके बेटे की लाश मिली। तीरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब रविवार की सुबह करीब 9 बजे घर में काम करने वाली नौकरानी संजय नाम के प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। सहमे दिल से वो घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देख उसके होश फाख्ता हो गए। खौफ के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। घर से बाहर आकर उसने शोर मचाया। तब जाकर पड़ोसियों को वारदात की जानकारी मिली। नौकरानी ने फर्श पर 48 साल की घर की मालकिन ज्योति को देखा, जबकि बेटे पवन की लाश बेड पर पड़ी थी। हत्यारों ने पवन के दोनों हाथों को बांध दिया था। आनन फानन में पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी दी गई। 100 नंबर पर वारदात की जानकारी देने के चंद मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। घर में रैंसैक किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। सभी की स्ट्रैंगुलेशन है, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा। प्राइमा फेसी 2 लोगों की तो स्ट्रैंगुलेशन लग रही है। पहले खबर आई थी कि मां और बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और पति संजय का पता नहीं है। पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं संजय ने ही इस वारदात को तो अंजाम नहीं दिया। सुराग की तलाश में पुलिस पूरे घर को तलाश रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। घर के अलमारी के अंदर पति संजय की भी लाश मिल गई। संजय की भी गला दबाकर ही हत्या की गई थी। सुबह लगभग 9:30-10 बजे का पता चला था मुझे कि पहले वो अगवा हो गए हैं। उसके बाद पता लगा कि उनकी 2 डेड बॉडी मिली है, मतलब 2 बंदों की। तीसरे का भी कंफर्म किया है, पहले नहीं मालूम था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घर के अंदर घुसने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, यानी हत्यारे को घर के लोग पहचानते थे। पुलिस पक्के तौर पर दावा कर रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले 1 से ज्यादा लोग थे। फ्लैट में आने जाने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। पुलिस ने इस 13 हत्याकांड की जांच के लिए एक SIT बनाई है। प्रॉपर्टी डीलर संजय, उसकी पत्नी ज्योति और 21 साल के बेटे पवन से जुड़ी निजी और कारोबारी जानकारी की पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस का दावा है कि वो इस 13 हत्याकांड को जल्द सुलझा लेगी। पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या कोई नौकरी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकता है? ये डरावनी हकीकत है राजस्थान की, जहां नौकरी पाने के लिए परीक्षा देने जा रहे युवाओं ने ट्रेनों की छत पर बैठकर यात्रा की है। जितने लोग ट्रेन के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा छत पर मौजूद थे। जरा गौर से देखिए, तस्वीर आज के ही आधुनिक भारत की है। रेल भी देसी है और लोग भी अपने। देश दशकों पहले आजाद हुआ, लेकिन शायद नहीं बदली है तो यहाँ के लोगों, खासकर उनकी जो एक अदद नौकरी के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाने को मजबूर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में वन रक्षक के 121 पदों के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए हजारों की तादाद में युवक इसी खतरनाक तरीके से अपने शहरों से परीक्षा देने के लिए पहुंचे। जब ट्रेन के भीतर जगह नहीं मिली तो ट्रेन की छत को ही अपनी सीट बना लिया। जितने विद्यार्थी रेल के डिब्बे में थे, शायद उससे ज्यादा ट्रेन की छत पर बैठे थे। दरअसल वन विभाग की ओर से वन रक्षक और वनपाल की भर्ती की परीक्षा के लिए अकेले सवाई माधोपुर में ही करीब 25,000 बेरोजगार युवक पहुंचे। सवाई माधोपुर आने वाली तकरीबन सभी गाड़ियों में यूं ही जान की परवाह किए बगैर युवक अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे।
जयपुर इंदौर ट्रेन की छत पर सवार युवक घायल भी हो गया। वहीं ट्रेन की छत से उतरते समय पैर फिसल जाने से एक शख्स के नाक मुंह पर चोटें भी आई। देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात होती है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम जो रेल पटरियों पर दौड़ रही हैं, उनमें सफर करने वाले लोगों की सहूलियत का भी सरकार थोड़ा ध्यान कर ले, ताकि नौकरी की जरूरत जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, आज तक। 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच की खबर का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की बात माने तो उस समय एक अखबार में छपी खबर सच थी, लेकिन उस समय सरकार में रही कांग्रेस अपने नेता के बयान को ही गलत बता रही है। It's unfortunate, but story was true. 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच करने की खबर पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने खुलासा किया है कि 2012 में एक अखबार में छपी सेना की 2 टुकड़ियों की दिल्ली कूच की खबर सही थी। शनिवार को एक बुक लॉन्च के दौरान जब मनीष तिवारी से अखबार की खबर और सत्यता के बारे में सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, आप खुद सुन लीजिए। Brought out a news on the front page that army is marching, army contingents are marching towards Delhi, and the Prime Minister of India, Mr. Manmohan Singh, he said if it is so, it is very serious, and Ministry of Defence did nothing to rebut this particular charge. Insofar as the particular story that you are referring to, at that point in time I used to serve on the Standing Committee of Defence, and it's unfortunate, but the story was true. मनीष तिवारी के इस बयान ने कांग्रेस को इस कदर हैरत में डाल दिया कि पार्टी ने उनके बयान से सीधे सीधे किनारा कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक कह डाला कि इस बयान में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जो तथाकथित वक्तव्य आया है मेरे कॉलीग द्वारा या जो उसके बारे में रिपोर्ट आई है, उसमें लेश मात्र एक आंशिक रूप से भी सत्य नहीं। उधर तत्कालीन आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी मनीष तिवारी पर निशाना साधा है। ऐसा करिए, मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है, उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाए। 2012 में जब अखबार ने फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच करने की खबर छापी थी, उस समय यूपीए सरकार ने इस खबर को गलत बताया था, लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने खबर को सही बताकर सभी को हैरान कर दिया है। It's unfortunate, but story was true. आज तक ब्यूरो। 2012 में जब एक अखबार ने फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच की खबर छापी थी तो उस समय केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने इस खबर को निराधार बता दिया था। अब सवाल उठता है कि जब यूपीए सरकार इस खबर का खंडन कर चुकी है तो फिर उसी की सरकार के मंत्री रहे मनीष तिवारी इस खबर को सच कैसे बता रहे हैं। 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच करने वाली खबर को सही बताकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन पार्टी की नाराजगी के बावजूद मनीष तिवारी अपने दावे पर कायम है। जो मैंने कल कहा था उसमें ना जोड़ने के और ना घटाने के लायक कुछ है। मनीष तिवारी ने अपने बयान से खुद अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि 2012 में जब अखबार में खबर छपी थी तो मनमोहन सरकार ने इस खबर को पूरी तरह निराधार बताया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी का कहना है कि सेना मार्च को लेकर उन्होंने संसद में जो बयान दिया था उस पर वो आज भी कायम है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की माने तो मनीष तिवारी के बयान में कोई सच्चाई नहीं है और न ही वो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के सदस्य थे। उस समय रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे सतपाल महाराज भी मनीष तिवारी के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उस समय ये बात आई थी हमारे सामने और ये बताया गया हमको कि आर्मी की मूवमेंट्स होती रहती हैं। आपको पता है कि आर्मी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, उसी के अंतर्गत ये मूवमेंट होती रही। आपको बता दें कि 2012 में एक अखबार ने दावा किया था कि सरकार की बिना इजाजत फौज की 2 टुकड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया था।
सवाल उठता है कि जब मनमोहन सरकार इस खबर को खारिज कर चुकी है, फिर कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता इस खबर को सही क्यों ठहरा रहा है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका खुलासा होना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। पठानकोट हमले के गुनहगारों के खिलाफ 72 घंटे में कार्रवाई के पाकिस्तान के वादे की मियाद खत्म हो गई, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस नहीं दिखा। क्या हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी भारत को धोखा दे दिया? क्या भारत और विदेशी दबाव से पाकिस्तान अब बेअसर हो चुका है? अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो इस पे जो एक्शन है वो अगले 72 घंटे में आपको नजर। पाकिस्तान अब तक भारत में हमले कराकर उनकी निंदा करता आया है। पहली बार ये खबर आई थी कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों पर कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है और खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपने चैनल पर खुलासा किया कि 72 घंटों के भीतर पाकिस्तान कड़े कदम उठाने जा रहा है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम है और अगर ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो इस पे जो एक्शन है वो अगले 72 घंटे में आपको नजर। 72 घंटे से ज्यादा बीत गए। पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया कि वो बस हमले कराने के बाद उनकी निंदा कर सकता है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करेगा। उसका 72 घंटे का दावा भी खो। भारत ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को वहीं बैठे मास्टरमाइंड पर सबूतों के आधार पर कार्रवाई का दबाव बनाया था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया। एक नजर उन सबूतों पर भी जिसे पाकिस्तान को मुहैया कराया गया। एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले आतंकियों की फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें आतंकियों ने सीमा पार पाकिस्तान में अपने परिवार वालों और अपने आकाओं से बात की थी। पाकिस्तान में उनके आकाओं के मोबाइल नंबर और उनके सीमा पार से आने के सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही आतंकियों के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कॉल लॉग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स भी पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं। अब पाकिस्तान की कार्रवाई ही तय करेगी कि आगे इस महीने दोनों मुल्कों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी या नहीं। खबर यह भी आई कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब सवाल फिर वही है कि भारत को क्या दोस्ती की खातिर रुककर इंतजार करना चाहिए या फिर एक्शन लेना चाहिए। रीमा पाराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर में रविवार को दिन भर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को सांत्वना देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची। सोनिया ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा से मुलाकात की। सोनिया ने महबूबा के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात रही। श्रीनगर में महबूबा से मुलाकात करने वालों में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। नितिन गडकरी भी पहुंचे और जब सोनिया नितिन दोनों से पूछा गया तो नितिन गडकरी ने कहा कि ये सिर्फ एक कर्टसी विजिट थी। सोनिया गांधी के महबूबा मुफ्ती से मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगने तेज हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार पीडीपी का यह खेमा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ है। पार्टी के विधायक ये मानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने से घाटी में पीडीपी का जनाधार घटेगा। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद के महबूबा को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा को बीजेपी ने पहले खारिज किया था और इसके साथ ही पीडीपी के 2 सांसद भी बीजेपी पीडीपी गठबंधन के खिलाफ बताए जा रहे हैं। मुंबई में आज लोकल में सफर करने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 150 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही 31 लंबी दूरी की ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में बनवाए गए 135 साल पुराने हैंकॉक ब्रिज को जर्जर अवस्था की वजह से तोड़ा जाना था। बीएमसी ने इसे गिराने का फैसला किया था। ब्रिज के मलबे ट्रैक में फैले हुए थे, जिसकी वजह से सीएसटी से भायकला के बीच सभी लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इकतीस एक्सप्रेस ट्रेनें भी इस ब्रिज की वजह से बंद की गई हैं। भायकला के बीच सभी लोकल ट्रेनें बंद रहीं। बीएमसी ने 135 साल पुराना ब्रिज तोड़ा है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर अपनी सहयोगी महिला डॉक्टर की वीडियो क्लिप्स बनाने का आरोप है। पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। महिला डॉक्टर ने कहा था कि उसके कमरे में डॉक्टर ने मोबाइल फ़ोन को वीडियो मोड पर रखकर क्लिप बनाई। महिला डॉक्टर को शक उस वक्त हुआ जब उसने कमरे की लाइट बंद की और एक कोने में मोबाइल की लाइट जली हुई दिखाई दी। इसके बाद महिला डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर की पुलिस से शिकायत की। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।